और अब बात आज की बड़ी खबर की। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में बड़ा नक्सली हमला हुआ। नक्सल अटैक में डीआरजी के 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए हैं। नक्सलियों ने पिकअप गाड़ी को इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस यानी आईईडी से धमाका करके उड़ा दिया। डीआरजी के ये जवान नक्सल ऑपरेशन से लौट रहे थे। धमाका इतना बड़ा था कि ब्लास्ट से सड़क पर 4 से 5 फीट का गहरा गड्ढा हो गया। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने प्लानिंग के साथ आईईडी ब्लास्ट किया है। अब नक्सलियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू हो गया है। इस सड़क पर बना यह गड्ढा नक्सलियों के काराना हमले का सबूत है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में घात लगाकर बैठे नक्सलियों ने डीआरजी के जवानों की गाड़ी को आईईडी से उड़ा दिया। धमाका होते ही गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। बड़े नक्सली हमले में 10 जवान और 1 ड्राइवर शहीद हो गए। नक्सलियों ने हमला उस वक्त किया जब डीआरजी के जवान नक्सल प्रभावित इलाके में पेट्रोलिंग कर रहे थे। दंतेवाड़ा में हुए नक्सली हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से बात की और नक्सलियों के खिलाफ अभियान में केंद्र की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। अमित शाह ने ट्वीट किया, दंतेवाड़ा में छत्तीसगढ़ पुलिस पर हुए कायरतापूर्ण हमले से स्तब्ध हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से बात की है और राज्य सरकार को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। शहीद जवानों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी संवेदनाएं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हमले में शामिल नक्सलियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों पर काबू पाना सुरक्षा बलों के लिए चुनौतीपूर्ण रहा है। नक्सलियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चलाते जाते रहे हैं, लेकिन अभी तक इस इलाके में आतंक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। नक्सलियों ने आज भी काराना हमले के जरिए अपना खौफ बनाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार कदम उठाती रही है। इसके बावजूद कुछ इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां नक्सली अभी भी अपना कब्जा जमाए हुए हैं। आज हुए हमले के बाद नक्सलियों के खिलाफ एक बार फिर बड़ा अभियान चलाने की जरूरत महसूस होने लगी है। दंतेवाड़ा में जिस जगह नक्सलियों ने हमला किया वहां अब सीआरपीएफ के जवान भी भेजे गए हैं। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने पूरी प्लानिंग से आईईडी बिछाई थी। सड़क से गुजरते वक्त गाड़ी का टायर सीधे आईईडी पर पड़ा, जिस वजह से बड़ा धमाका हुआ। छत्तीसगढ़ से रजनी ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और दंतेवाड़ा में जिस लोकेशन पे ये हमला हुआ है उसी इलाके में कुछ समय पहले जी मीडिया की टीम भी मौजूद थी और एक एंटी नक्सल ऑपरेशन की कवरेज के लिए मार्च महीने में जी मीडिया रिपोर्टर मनीष शुक्ला दंतेवाड़ा पहुंचे थे। असल में दंतेवाड़ा में से नक्सलियों का प्रभाव खत्म करने के लिए लगातार ऐसे ऑपरेशन चलाए जाते रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कोर नक्सल एरिया में नक्सल समस्या को खत्म करने के लिए सड़कों के निर्माण पर खासा ध्यान दिया जा रहा है। कई स्ट्रेटेजिक रोड की पहचान की गई है और इन स्ट्रेटेजिक रोड्स के बनाने के काम को तेजी से किया जा रहा है। इनमें से कई ऐसी सड़कें हैं जो कोर नक्सल एरिया में जा रही हैं, उन इलाकों में जा रही हैं जहां अभी भी नक्सली बैठे हुए हैं और उनका इन इलाकों में प्रभुत्व है। हम इस वक्त दंतेवाड़ा में हैं और यहाँ पर ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये कोर नक्सल एरिया में जा रही है और इस सड़क के निर्माण को भी लगातार नक्सली रोकते हैं, इसमें बाधा पहुंचाते हैं और इन सड़कों के निर्माण के दौरान कई सीआरपीएफ के जवानों ने अपनी शहादत दी है। कई जवानों की नक्सली हमले में मौत हुई है और आपने देखा होगा कि सुकमा में जो भेजी है या दंतेवाड़ा के कई इलाकों में लगातार नक्सली अभी भी हमला करते हैं और ऐसी स्थिति में सीआरपीएफ को यह मैंडेट दिया गया है कि वो सड़कों के निर्माण के दौरान जो मशीनें हैं, जो लोग इस काम में लगे हुए हैं, उनको प्रोटेक्शन दे। और इस वक्त आप देखें तो अभी यहाँ पर सड़क का निर्माण का काम नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ सड़कें बनाई जा रही हैं और जब यहाँ पर सड़कें नहीं बन रही होती हैं तो जो मशीनें होती हैं, चाहे जेसीबी मशीन हो या फिर ट्रैक्टर्स हो, इन सबको सीआरपीएफ के कैंप के पास रखा गया है। सीआरपीएफ इनको प्रोटेक्ट करती है क्योंकि नक्सली इस मशीनों को जला देंगे या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं उन पर हमले करेंगे। और आइए अब देखते हैं आज की कवर स्टोरी।
आपको बताएं, आधार आज की तारीख में हमारी पहचान का सबसे जरूरी दस्तावेज है। आधार का इस्तेमाल अब तक सरकारी योजना का लाभ उठाने और केवाईसी के लिए किया जाता रहा, लेकिन अब सरकार इसे प्राइवेट संस्थानों के इस्तेमाल के लिए मान्यता देने वाली है। सरकार ने आधार को लेकर कानून में बदलाव करने की बात कही है। यही नहीं, इसे लेकर इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 5 मई तक लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। आपको बताएं कि आधार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2018 के फैसले में कहा था कि आधार का इस्तेमाल सिर्फ सरकारी योजनाओं के लिए किया जा सकता है। कोर्ट ने निजता का हवाला देते हुए कहा कि निजी कंपनियां आधार का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं। फिर बाद में साल 2019 में नियमों में बदलाव करके सरकार ने इसे कुछ हद तक प्राइवेट संस्थाओं के इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। हालांकि आधार का प्राइवेट कंपनियों के इस्तेमाल पर दाखिल एक PIL पर अभी भी कोर्ट में जो है वो सुनवाई हो रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये है कि किस तरीके से अब फैसले को मानना है कि जो तमाम जानकार है उनका ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो सरकार है संसद से कानून बनाकर ही बदल सकती है। अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि जो निजी कंपनियां हैं या संस्थान है वो आधार ऑथेंटिकेशन का जो इस्तेमाल है वो नहीं कर सकते हैं, और सरकार IT कानून में संशोधन करके भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं बदल सकती है। यह जानना समझना जरूरी है कि सरकार को तो इसके लिए अलग से कानून लाना पड़ेगा और उसके बाद ही इस पर कोई काम हो सकता है या कोई प्रॉपर बदलाव हो सकता है। अब आपके लिए समझना कुछ जरूरी है कि जानकारों का मानना है कि कोई ऐसा कानून नहीं है जो कि बैंक टेलीकॉम कंपनियों को सब्सक्राइबर के वेरिफिकेशन के लिए इसका इस्तेमाल करने की इजाजत देता है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे भी मना किया हुआ है क्योंकि इससे वेलफेयर का कोई काम नहीं हो रहा। सब्सक्राइबर का वेरिफिकेशन किसी दूसरे सरकारी दस्तावेज से भी हो सकता है। आधार ऑथेंटिकेशन के लिए अब फिंगरप्रिंट और दूसरे बायोमेट्रिक्स की हमेशा से जरूरत होती रही है, और इसके बेजा इस्तेमाल से लोगों की निजता खतरे में पड़ सकती है। इधर इस फैसले को लेकर केंद्र सरकार के अपने ही तर्क हैं। सरकार का यह मानना है कि सर्विसेज की पहुंच हर व्यक्ति तक पहुंचाने और उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए निजी क्षेत्र को इसके इस्तेमाल की मंजूरी दे देनी चाहिए। केंद्र सरकार ने उन सभी गैर सरकारी संस्थाओं को एक ड्राफ्ट भेज दिया है जो आधार प्रमाणीकरण का इस्तेमाल करना चाहती हैं। सुझाव मिलने के बाद इसे दोबारा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के पास भेज दिया जाएगा। तो ये इस पर एक चर्चा करना बेहद जरूरी है कि आम आदमी की जो पहचान है आधार, जिसमें बहुत सारे करोड़ों का डेटा मौजूद है, क्या उसको प्राइवेट कंपनियों के इस्तेमाल के लिए क्या उसको अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारे साथ खास एक्सपर्ट है, उनका परिचय करा देते हैं। साइबर लॉ एक्सपर्ट आशुतोष श्रीवास्तव हमारे साथ है। आशुतोष जी, बहुत स्वागत करते हैं हम आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी। शुरुआत जब आधार आया, क्योंकि आधार हमेशा से ही विवादों में घिरा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2000, जैसे हमने पैकेज में भी बताया, अपने स्टोरी में भी बताया कि 2018 के जजमेंट में सिर्फ वेलफेयर स्कीम और सरकारी जो संस्थाएं हैं उनके इस्तेमाल के लिए आधार को इजाजत दी गई थी। उसके बाद सरकार ने थोड़ा सा इसका दायरा बढ़ाया। 2019 में कहा कि कुछ जो प्राइवेट एजेंसियां हैं जैसे टेलीकॉम हो गए, बैंक हो गए, म्यूचुअल फंड संस्थाएं जो हैं वो केवाईसी के लिए आधार का इस्तेमाल कर सकती हैं। लेकिन अब सरकार चाहती है कि एक कदम और बढ़े और इसका दायरा और बढ़ाया जाए। सबसे पहले मैं आपसे समझना चाहती हूं कि जो आधार को लेकर हमेशा से एक प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा इशू खड़ा रहता है, क्या एक इम्पैक्ट इस कदम का पड़ सकता है? ये मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूँ। जी देखिए, मैं थोड़ा सा बता दूं। देखिए, पहले तो क्या है कि जो आधार एक्ट है हमारा 2016 में उसको बनाया गया था, उसमें जो है एक सेक्शन 57 का प्रोविजन था, जिसके हिसाब से ऑलरेडी ये प्रोविजन था कि जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो निजी कंपनियां हैं, वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं आधार का। लेकिन फिर ये मामला, जैसे आपने बताया, कि वो फिर सुप्रीम कोर्ट में गया और सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो है सेक्शन 57 को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जो कि प्राइवेट कंपनीज को जो है परमिशन देता था, इस बात के लिए इजाजत देता था। उसके बाद फिर जो है 2019 में सरकार ने कुछ अमेंडमेंट किया
उस आधार एक्ट में, और उन्होंने जो है कुछ प्राइवेसी जो है मेंटेन हो सके जो है प्राइवेट कंपनीज द्वारा, ताकि जो है लोगों का डेटा भी सेफ गार्डेड रहे और जो है इसको वो इस्तेमाल कर सके लोगों के बेनिफिट के लिए। तो ये फिर चला। हालांकि जैसे आपने बिल्कुल सही बताया, फिर बाद में इसके ऊपर भी अभी PIL जो है वो फाइल्ड है सुप्रीम कोर्ट में, वो पेंडिंग है मैटर। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने कोई भी स्टे नहीं दिया है। वो जो 2019 में जो अमेंडमेंट किया गया है उसमें कोई स्टे नहीं दिया गया है, वो अभी भी ऑपरेटिव है और ये मैटर अभी चल रहा है, हियरिंग में है। तो ऐसा नहीं है कि कोई सरकार को अभी कोई फर्दर उसमें डायरेक्शन दिया गया है, तो ये कंटिन्यू चल रहा है। उसके बाद जो है सरकार को भी लगा कि इसके अंदर अगर हमको जो है लाना है अमेंडमेंट, तो हमको पूरा प्रोटेक्शन भी लेकर के चलना पड़ेगा लोगों के डेटा को, उनकी प्राइवेसी को। इसलिए सरकार ने जो है अभी हम जैसे GG रूल्स जिसको हम बोल रहे हैं, गुड गवर्नेंस रूल्स जो है गवर्नमेंट ला रही है 2020 का, जिसके ऊपर जो है अभी भी डिस्कशन चल रहा है, जिसके ऊपर ऑलरेडी जो है सरकार जो है ओपिनियंस ले रही है कि ये इसके बाद जो है हम लाएं तो इसमें क्या क्या हम और बेटर कर सकें, जिससे लोगों की प्राइवेसी भी मेंटेन रहे और जिससे कि जो है हमारा सोशल वेलफेयर जो है, हमारा स्कीम्स जितने भी हैं वो प्रॉपर तरीके से चल सकें, और जो है प्राइवेट जो कंपनीज हैं उसको भी जो है ऑथेंटिकेशन का जो है पावर हो विथ मेंटेनिंग द प्राइवेसी ऑफ द इंडिविजुअल्स। तो इसके ऊपर अभी काम चल रहा है और मुझे लगता है कि सरकार ने भी जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन किया था 2018 में, उसका भी वो ध्यान रखते हुए जो है इसमें क्या जो है प्रावधान लाया जा सकता है जो कि लोगों के लिए बेटर भी हो, कंट्री के लिए भी बेटर हो, और साथ में जो है इससे नुकसान ना हो, लोगों की आइडेंटिटी सेफ गार्डेड रहे, प्राइवेसी जो है सेफ गार्डेड रहे, फ्रॉड्स जो है ना हो उनकी आइडेंटिफिकेशंस को लेकर के। इसको पूरा कंट्रोल करने का काम मुझे लगता है कि सरकार एक अच्छे तरीके से जो है कर रही है और हमें देखना चाहिए कि ये किस तरह से आपको लगता है, आपने पूरा एक बैकग्राउंड अच्छे से दिया हमें, पर आपको लगता है कि आधार में अभी भी लूप होल्स हैं? क्योंकि मैं क्यों कह रही हूँ ये, आधार पर सरकार का तर्क ये है कि ये जो सर्विस है वो हर व्यक्ति तक पहुंचाने की जरूरत है और वाकई लोग इसका बढ़ चढ़कर इस्तेमाल भी कर रहे हैं। जो ताजा डेटा है वो ये भी कहता है, और ये मैं आपको बताऊं, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मेटी का ही डेटा है जो अभी एक दिन पहले ही आया है कि मार्च में लगभग 2.3 बिलियन आधार बेस्ड ऑथेंटिकेशन हुए हैं। ये बहुत अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी तरफ जिस तरीके से आधार का मिसयूज हो रहा है, और मैं छोटी सी घटना आपको बताऊं, दिल्ली जैसे शहर में एक गैंग है जो कि लोगों के इंश्योरेंस के पैसे लूट लेता है बाय मिसयूजिंग आधार। तो किस बेस पर अब सरकार ये कह रही है कि हम इसको प्राइवेट सेक्टर या प्राइवेट कंपनियों तक भी इसका दायरा बढ़ाएंगे? क्या ये प्राइवेसी ब्रीच नहीं है? क्या अभी भी आधार को टोटली ये लूप होल फ्री बनाया गया है? क्या इसको और बनाने की जरूरत है? जब तक ये छोटे छोटे चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, क्या वाकई इसका दायरा बढ़ाना चाहिए? जी देखिए, हमें अभी जो हमारा पहले जो रूल था वो IT एक्ट हमारा 2000 का था, और उस समय हमारे पास जो हम आज की जो टेक्नोलॉजीज को जो यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से उसमें कोई प्रोविजंस नहीं थे। लेकिन जब धीरे धीरे जब इसमें डेवलपमेंट हुआ, न्यू टेक्नोलॉजीज आई, तो गवर्नमेंट को भी लगा कि इसके अंदर अब जो है लॉ में भी अमेंडमेंट करना चाहिए, और उन्होंने जो है टाइम टू टाइम अमेंडमेंट किया। 2020-21 में भी जो है अमेंडमेंट हुआ, काफी नए प्रोविजंस को लाया गया जिससे कि जो है इसको और सुरक्षित बनाया जा सके और प्रोटेक्शन इसमें लाया जा सके और पेनाल्टीज को लगाया जा सके और जो है पनिशमेंट को भी बढ़ाया जा सके। अभी देखिए कि हमें जैसे मालूम है कि यूरोपियन कंट्रीज में जैसे हमने देखा कि डेटा प्रोटेक्शन लॉज हैं, जिसमें कि प्राइवेट कंपनीज हो या गवर्नमेंट की का डिपार्टमेंट हो, उनको बहुत सारे जो है चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, उनको जो है बहुत सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है और वो कहीं पे भी डेटा को लीक नहीं कर सकते हैं। अगर वो डेटा लीक करते हैं तो उसमें बहुत सारे जो है पेनाल्टीज हैं, पनिशमेंट है, बहुत सारे प्रोविजंस हैं उसके लिए। उसी तरीके से इंडियन गवर्नमेंट भी
हमारा जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ को भी ला रही है, जो अभी अंडर वे है, जिस पे डिस्कशंस अभी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो डेटा प्रोटेक्शन लॉ अगर इंडिया में आता है तो ये कहीं ना कहीं एक स्ट्रिक्ट जो है स्ट्रिक्चर्स देगा, एक डेटरेंट देगा, चाहे वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट कंपनीज हो, कि आप जो भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, चाहे वो आधार से रिलेटेड हो या कोई भी इस तरीके का डेटा हो किसी भी सिटीजन का, इंडिविजुअल का, उसको आपको प्रोटेक्टेड रखना होगा। वो डेटा जो है कहीं भी लीक नहीं हो सकता है, और अगर ये आपके थ्रू कहीं से भी लीक होता है तो इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त जो है कार्रवाई होगी और हेवी पेनाल्टीज भी इंपोज की जाएगी और साथ में पेनल चार्जेस भी लगेंगे। तो ये इसके ऊपर ऑलरेडी काम चल रहा है और हमने देखा है कि जिस तरह से अमेंडमेंट के बाद जो है और हमारे जो साइबर सेल हैं, साइबर क्राइम्स जो हमारे हो रहे थे, उसमें भी सरकार ने काफी कोशिश करी कि जो है डिपार्टमेंट्स को और बढ़ाया जा सके, लोग जो है कंप्लेंट्स को इजीली रजिस्टर कर सके साइबर सेल में। साइबर सेल में जो है हर तरीके के उनको ट्रेनिंग्स दी गई, उनको इम्प्रूव किया गया, टेक्नोलॉजी के साथ चलने का जो है। आशुतोष जी, ये जो आपने तमाम स्टेप बताए हैं डेटा प्रोटेक्शन लॉ की और तमाम चेक्स एंड बैलेंस इन प्लेस रहने की, ये काफी ऐसी बहुत सारे जो सिचुएशन है जो कि अभी जिनको अमली जामा नहीं पहनाया गया है, अगर इसको हकीकत में देखा जाए तो क्या ये टू सून अ स्टेप है सरकार की तरफ से? क्योंकि एक बात तो सही है कि सुप्रीम कोर्ट में अभी भी मामला लंबित है एक याचिका पर जो एक पीआईएल दाखिल की गई थी। दूसरा, अगर सरकार को इसका दायरा और अगर बढ़ाना है प्राइवेट सेक्टर तक, तो क्या इतना आसान होगा उनके लिए? क्योंकि उनको बाकायदा एक नया कानून बनाना पड़ेगा। वो आईटी कानून में बदलाव से कुछ होगा नहीं, वो शायद आप बेहतर ढंग से बता सकते हैं। और जो 5 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं सर, तो आपको क्या लगता है, मतलब जब तक कोई डेटा प्रोटेक्शन लॉ हमारे पास एक ठोस स्वरूप में नहीं है, तो ऐसी मौजूदा स्थिति में बेस्ट पॉसिबल सिनारियो क्या हो सकता है? जी, देखिए आपने बिल्कुल सही अच्छा सवाल पूछा और आपने बहुत सारा क्लैरिटी भी दिया। देखिए सरकार बिल्कुल पार्लियामेंट में जो जीजी रूल्स जो मैंने बोला, गुड गवर्नेंस के हिसाब से जो रूल्स बनाया जा रहा है, और ये एक अच्छा पहल है सरकार का कि वो लोगों के ओपिनियन को भी कंसिडर करना चाहती है। लोग क्या चाहते हैं, उनका ओपिनियन क्या है इस बारे में, क्योंकि पब्लिक ओपिनियन को अगर सरकार रिकॉग्नाइज करती है, समझती है या उसको इम्पोर्टेंस देती है, तो ये किसी भी जो है गवर्नमेंट के लिए या कंट्री के लिए ये बहुत ही अच्छा पहल है, ताकि जो है लोगों का भी व्यू को जो है कंसिडर करते हुए और उसमें क्या अमेंडमेंट किया जा सकता है। और जैसे सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में जो है सेक्शन 57 को जो स्ट्राइक डाउन किया था आधार एक्ट का 2016 का, उसमें जो ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने रखा था, उन ऑब्जर्वेशंस को किस तरीके से दूर किया जा सके कि उसमें भी कोई खामी ना रह जाए, क्योंकि ऐसा ऑब्जर्वेशन आया तो उसमें कहाँ-कहाँ गलतियां थी, कहाँ-कहाँ खामियां थी, उसको हम कानून के तहत कहाँ-कहाँ कंट्रोल कर सकते हैं, किस तरह से उसको हम सील कर सकते हैं, इसकी पूरी तरह से कोशिश कर रही है सरकार। और इसीलिए जो है नया रूल्स भी बनाने की बात कर रही है, और साथ में जो है डेटा प्रोटेक्शन लॉ के ऊपर भी डिस्कशन चल रहा है। और ये सारे बातों को लेकर के मुझे लगता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, कंट्री को आगे बढ़ना है, तो कहीं ना कहीं हमें भी लोगों के साथ, दूसरी कंट्रीज के साथ कॉम्पीट करते हुए हमको आगे चलना पड़ेगा। हमारा टेक्नोलॉजी हमको जो एक्सेप्ट करना है, जो हम डेवलपमेंट चाहते हैं, जो हमको लेकर के चलना है, उसके लिए मुझे लगता है कि सरकार एक अच्छा पहल कर रही है और लोगों का ओपिनियन ले रही है, एक्सपर्ट्स का भी ओपिनियन ले रही है, और उन सारे ओपिनियंस को लेते हुए टेक्नोलॉजिकली और लीगली दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है या इसको और कैसे बेटर किया जा सकता है, जिससे कि एक बहुत ही अच्छा इम्प्लीमेंटेशन हो और इसमें सिर्फ हमें बेनिफिट्स मैक्सिमम मिले और इसके जो डिमेरिट्स हैं उसको बहुत हद तक कंट्रोल कर सके। मुझे लगता है सरकार एक इस डायरेक्शन में एक काम कर रही है, और इसी वजह से मुझे लगता है कि अभी तक पीआईएल में भी कोई स्टे या कोई ऐसी बात अभी तक नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। और मुझे लगता है कि इसको अगर सरकार का लक्ष्य सही है, डायरेक्शन सही है और साथ में इंटेंशन सही है और वो एक फुल प्रूफ सिस्टम के साथ काम करना चाहती है, तो मुझे लगता है कि उसको सपोर्ट पब्लिक का भी मिलेगा और ओपिनियन भी मिलेगा, व्यूज भी मिलेगा। कि जो 5 मई तक लोगों से तो फिलहाल सुझाव मांगा गया है, लेकिन साथ ही साथ लोगों की निजता पर किसी तरीके का खतरा ना हो,
प्राइवेट हाथों में देने से पहले एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ, एक चेक एंड बैलेंस होने की सख्त से सख्त जरूरत है, जिससे कि जिस तरीके के फ्रॉड हम आधार बेस भी देख रहे हैं, कम से कम उस पर लगाम लगाई जा सके। और बेहतर यही होगा कि इन तमाम चेक्स एंड बैलेंसेस, इन तमाम कानून बनने के बाद अगर इसको प्राइवेट क्षेत्र को दिया जाए, अगर जरूरी है तो इस पर विचार किया जा सकता है। फिलहाल तो 5 मई तक लोगों से ही इसमें सुझाव मांगे गए हैं। आशुतोष जी, बहुत धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने। धन्यवाद। आइए आगे बढ़ते हैं और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आपको जरा बताएं। टेलीग्राम चैनल के जरिए चूना लगाने वालों पर सेबी का एक बड़ा ऑर्डर आया है और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपके लिए है। दरअसल सेबी की 3 लोगों पर 3 साल और 3 पर 1 साल की पाबंदी लगाई गई है। अहमदाबाद मेहसाणा में सेबी ने ठिकानों पर छापेमारी की थी, जो कि टेलीग्राम चैनल बनाने के नाम पर टेलीग्राम चैनल के जरिए दरअसल चूना लगा देते लोगों को। लेकिन सेबी ने अब यहां पर उन पर ठोस कार्रवाई की है और पाबंदी भी लगा दी है और अवैध लाभ के जरिए उन्होंने करोड़ों भी जमा करने की कोशिश की थी। ब्रजेश हमारे साथ, हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं। ब्रजेश, जरा पूरी खबर आपसे सबसे पहले समझना चाहेंगे, टेलीग्राम चैनल से जुड़ी हुई है। बिल्कुल, 6 लोग थे जो टेलीग्राम चैनल चलाते थे। उस चैनल का नाम था बुलरन इन्वेस्टमेंट एजुकेशनल चैनल। इस नाम से टेलीग्राम चैनल चलाते थे और सेबी के पास शिकायतें आई थी कि ये लोग बड़े पैमाने पर पंप एंड डंप का काम कर रहे हैं शहरों में। इसके बाद सेबी ने दिसंबर 2021 में मेहसाणा और अहमदाबाद में छापेमारी की थी और एक बड़ी कार्रवाई थी सेबी की तरफ से। तो इस मामले में सेबी ने जांच किया और ये पाया कि 2 करोड़ 84 लाख रुपए के करीब का अवैध लाभ इन लोगों ने कमाया था, 6 लोगों ने मिलकर। तो सेबी ने अब फाइनल ऑर्डर जारी किया है और फाइनल ऑर्डर में ये कहा है कि जो अवैध लाभ कमाया है उसकी रकम तो जमा करेंगे ही, साथ ही इस अवैध लाभ की रकम के 2 गुणों के बराबर यानी करीब 5 करोड़ 68 लाख रुपए की जो है की पेनल्टी भी लगाई है। साथ ही अतिरिक्त पेनल्टी भी 5-5 लाख रुपए की इन 6 लोगों पर लगाई है। साथ ही इसमें जो 6 लोग थे उसमें से जो 3 लोग थे जो मुख्य भूमिका में थे, उन पर 3 साल तक बाजार में कामकाज पर पाबंदी लगाई है और बाकी जो 3 लोग थे उन पर बाजार में कामकाज पर 1 साल की पाबंदी लगाई है। इस पाबंदी के दौरान उनके ना तो शेयर बेचे जा सकेंगे, यहाँ तक कि जो म्यूचुअल फंड में जो उनका इन्वेस्टमेंट है वो भी पूरी तरह से फ्रीज रहेगा। इस पेनल्टी की जो अवैध लाभ की रकम थी उस पर 12% की दर से साधारण ब्याज भी भरना होगा। तो कुल मिलाकर जो लोग शेयरों के पंप एंड डंप में लगे रहते थे टेलीग्राम चैनल के जरिए, उन पर सेबी की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई जो है की गई है। बिल्कुल, तो एक बड़ी कार्रवाई टेलीग्राम चैनल के जरिए लोगों को चूना लगाने पर सेबी का बड़ा डंडा इन पर। धन्यवाद करेंगे ब्रजेश ज्यादा जानकारी के लिए। वक्त एक ब्रेक का भी हो गया है, बने रहिए हमारे साथ। हिंदी, उर्दू, पंजाबी, भोजपुरी, मैथ। जीनियस। अच्छा, शहर कौन सा? सही सवाल, गलत जगह। सही जगह है ग्लोब कैपिटल, जहां पर आपको मिलेंगे अवार्ड विनिंग रिसर्च बेस्ड आइडियाज, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने की सुविधा। ग्लोब कैपिटल, मनी मस्ट ग्रो। इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटीज मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। रीड ऑल द रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। रजनीगंधा, वायर्स एंड केबल्स, कनेक्टिंग पीपल टू पावर। बुलियन डिलीवरी, अब बेस्ट डिलीवरी सेंटर से आपके घर तक। अधिक जानकारी के लिए हमें info@mcxindia.com पर लिखें। रजनीगंधा, वायर्स एंड केबल्स, कनेक्टिंग पीपल टू पावर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, गर्मी कर दे फेल समर सेल बाय मेगा डील्स ऑन द टॉप ब्यूटी एंड लाइफस्टाइल ब्रांड्स और लकी ड्रॉ में जीतिए ढेर सारे इनाम। Visit your nearest store now or order online at www.combination.in। कॉम्बिनेशन डील नहीं स्टील है।
सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी जारी है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों को सूडान से सऊदी अरब के जद्दी लाया जा चुका है। लोगों की मदद के लिए नेवी और एयरफोर्स जॉइंट ऑपरेशन चला रहे हैं। सरकार की कोशिश सूडान में फंसे हर भारतीयों को सुरक्षित निकालने की है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है। न्यू इंडिया जो है अपने आप को अब आज ऑपरेशन कावेरी में साबित कर रहे हैं। कई हमारे भारतवासी वहां पर फंसे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री ने चटपट फैसला किया कि हमारे जो बच्चे वहां पर फंसे हैं, भारत के रहने वाले हैं, हम उनको भारत लाएंगे। बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, हमारी जो जान बचाई है हम सबकी। सूडान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन कावेरी ने जीवन दान दिया है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी इस ज्वाइंट ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। सूडान की जंग के बीच भारतीयों को बचाकर पहले सऊदी अरब के जेद्दा लाया जा रहा है, फिर जेद्दा से इनको फ्लाइट के जरिए भारत लाने की तैयारी है। सूडान में करीब 4000 भारतीय फंसे हैं, जिन्हें निकालने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कावेरी के तहत IFC-130J विमान के जरिए 3 बैच जेद्दा पहुंच चुके हैं। पहले बैच में 121 लोगों को लाया गया, जबकि दूसरे बैच में 135 और तीसरे बैच में भी 135 लोगों को लाया गया, जबकि 278 लोगों को INS सुमेधा के जरिए जेद्दा पहुंचाया गया है। जेद्दा पहुंचे सभी भारतीयों की घर वापसी जल्द शुरू होगी। WHO के मुताबिक सूडान में रैपिड सपोर्ट फोर्स ने राजधानी खार्तूम में नेशनल पब्लिक हेल्थ लैब पर कब्जा कर लिया है, जिससे बहुत बड़ा जैविक खतरा हो सकता है। WHO ने कहा कि RSF के जवान लैब के साइंटिस्ट को अंदर नहीं जाने दे रहे और बिजली भी कट गई है। WHO के मुताबिक इन हालात में लेबोरेटरी से जीवाणु लीक होने का खतरा है, यानी सूडान में दूसरा वुहान बनने की आशंका है। सूडान में सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच 15 अप्रैल से टकराव शुरू हुआ था, जिसके बाद संकट बढ़ता ही चला गया। लोग घरों में बंद हैं और खाने पीने की चीजों का संकट गहरा गया है। जरूरी चीजों की कीमत 100% तक बढ़ गई है। संकट के इन हालात के बीच भारतीयों को वहां से बचाने की कवायद तेजी से चल रही है, ताकि किसी को परेशानी का सामना न करना पड़े। सूडान में सोने की खानों पर कब्जा जमाने के लिए सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस आमने सामने है। मौजूदा हालात में शांति बहाली का रास्ता नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से जनता को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। गलवान घाटी में हुई झड़प और LAC पर चल रहे विवाद के बीच चीन के रक्षा मंत्री भारत के दौरे पर आ रहे हैं। SCO देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन के रक्षा मंत्री शामिल होंगे। चीन के रक्षा मंत्री ली शांगफू इस सप्ताह भारत के दौरे पर रहेंगे। मंगलवार को उनके भारत दौरे की आधिकारिक घोषणा कर दी गई। चीन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि उनके रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू 27 अप्रैल से SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये चीनी रक्षा मंत्री का 2 दिनों का दौरा होगा। चीन के रक्षा मंत्री की ये बैठक ऐसे समय पर हो रही है जब दोनों देशों के बीच LAC पर विवाद जारी है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने ली के भारत दौरे को लेकर अपने बयान में कहा कि भारत के निमंत्रण पर चीनी राज्य पार्षद और रक्षा मंत्री जनरल ली शांगफू 27-28 अप्रैल को नई दिल्ली में रहेंगे। यहाँ वे शंघाई सहयोग संगठन की रक्षा मंत्री स्तर की बैठक में भाग लेंगे। इस बैठक के दौरान जनरल ली सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वे संबंधित देशों के मंत्रिमंडलों के प्रमुखों के साथ अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति के साथ साथ रक्षा और सुरक्षा सहयोग के मुद्दों पर भी संवाद करेंगे। चीनी रक्षा मंत्री के इस भारत दौरे से पहले 23 अप्रैल को दोनों देशों के बीच चुशुल मोल्दो सीमा पर कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 100वें एपिसोड के लिए बड़े जश्न की तैयारी है। इस मौके पर दिल्ली के नेशनल मीडिया सेंटर में एक कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने 100 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विशेष डाक टिकट भी जारी किए। मन की बात कार्यक्रम 30 अप्रैल को 100 एपिसोड पूरे करेगा। अलग अलग प्रचार प्रसार के माध्यम, संवाद के माध्यम आने के बाद आकाशवाणी लगभग लोग भूल चुके थे।
मोदी जी ने मन की बात का एक बड़ा साफल्य ये भी है कि आकाशवाणी को युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का मोदी जी ने काम किया है। कॉन्क्लेव में बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और रवीना टंडन पहुंचे और इंडियन पैरा एथलीट दीपा मलिक भी शामिल हुई। मन की बात कॉन्क्लेव में एक्टर आमिर खान ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द पीपल ऑफ इंडिया और एक बड़ा गहरा असर पड़ा है लोगों पर और ये एक बहुत ही हिस्टोरिक चीज हुई है जो प्रधानमंत्री ने की है मन की बात। जी। पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए चंडीगढ़ स्थित अकाली दल के कार्यालय में रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने बादल को श्रद्धांजलि दी। कल प्रकाश सिंह बादल का अंतिम संस्कार किया जाएगा। प्रकाश सिंह बादल का मंगलवार रात को 95 साल की उम्र में निधन हो गया था। उन्हें सांस लेने में तकलीफ के बाद 16 अप्रैल को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पंजाब की सियासत के पितामह प्रकाश सिंह बादल ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने ब्रिटिश गुलामी का दौर देखा, भारत की आजादी देखी और आजाद भारत की राजनीति का हिस्सा भी बने। प्रकाश सिंह बादल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री रहे। 1947 में महज 20 साल की उम्र में सरपंच का चुनाव जीतकर राजनीति में आए थे। बादल 1957 में पहली बार पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए निर्वाचित हुए। 1970 में पहली बार पंजाब के मुख्यमंत्री बने। प्रकाश सिंह बादल देश के सबसे कम उम्र के सीएम थे। पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल को श्रद्धांजलि देने पीएम मोदी पहुंचे। पिछले 4 दशक में प्रकाश सिंह बादल कांग्रेस विरोधी राजनीति के प्रमुख चेहरों में से एक थे। इमरजेंसी के बाद इंदिरा विरोधी लहर में वो सांसद भी चुने गए। 1977 में मोरारजी देसाई सरकार में उन्होंने केंद्र में कृषि और कल्याण मंत्री पद भी संभाला। बादल एनडीए के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई के फैसले पर बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है। इस फैसले पर बीजेपी नीतीश सरकार पर काफी हमलावर है। बिहार में बाहुबली कहे जाने वाले आनंद मोहन की रिहाई से सियासत गर्मा गई है। आज पैरोल खत्म होने के बाद आनंद मोहन सहरसा जेल चले जाएंगे, लेकिन नियमों की तब्दीली के बाद उन्हें कल यानी 27 अप्रैल को रिहा कर दिया जाएगा। और यह केवल इसलिए किया गया ताकि 2024 का लोकसभा चुनाव वो जीत सके और ये अपराधी जब निकल कर जाएंगे तो कल राजद के लिए काम करेंगे, जनता दल के काम करेंगे। पूर्व सांसद आनंद मोहन 29 साल पुराने गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के दोषी थे। उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई थी, लेकिन नीतीश सरकार ने जेल मैनुअल में बदलाव कर दिया। बीजेपी ने आनंद मोहन की रिहाई पर सवाल उठाते हुए कहा है कि आनंद मोहन की आड़ में सरकार ने 26 कुख्यात अपराधियों को रिहा कर दिया। ये सब राजनीतिक फायदे के लिए किया जा रहा है। यह बताता है कि नीतीश कुमार जी बिहार को पुनः 1990 के राज में ले जाना चाह रहे हैं। डायबिटीज, इससे केवल हार्ट और किडनी को ही नुकसान नहीं पहुंचता, ये अंधेपन की भी वजह बन सकता है। दरअसल लैंसेट ने एक रिपोर्ट में कुछ ऐसा ही खुलासा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 40 साल से ऊपर के करीब 30 लाख डायबिटिक मरीज अंधेपन का शिकार हो सकते हैं। देखिए रिपोर्ट। रोजमर्रा की भागदौड़ की जिंदगी में डायबिटीज ने तेजी से लोगों को अपनी चपेट में लिया है, लेकिन इस बीमारी को जितना आप समझते हैं उससे कहीं अधिक घातक है। इसे अभी तक किडनी और हार्ट की बीमारी से जोड़कर देखा जाता रहा है, लेकिन लैंसेट की ताजा रिपोर्ट ने चौंकाने वाला खुलासा किया। रिपोर्ट की माने तो डायबिटीज के चलते 40 साल से ज्यादा उम्र वाले करीब 30 लाख लोगों को अंधेपन का खतरा है। डायबिटीज से होने वाली अंधेपन की बीमारी को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश की 13% आबादी पर डायबिटिक रेटिनोपैथी का खतरा मंडरा रहा है। वहीं 4% लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज नहीं करवाया, जिसके चलते उनकी आंखों की रोशनी पर गहरा असर पड़ा है। पहले समझते हैं कि आंखों की रोशनी से डायबिटीज का क्या कनेक्शन है। आखिर कौन सी बला है डायबिटिक रेटिनोपैथी? दरअसल डायबिटीज हमारे शरीर की छोटी रक्त वाहिकाओं को नुकसान पहुंचाता है और उन्हें कमजोर करता है, जिससे ब्लड सप्लाई में रुकावट आने लगती है। ब्लड सप्लाई में होने वाली इस दिक्कत का सीधा असर रेटिना पर पड़ता है, जो कि हमारी आंखों का मुख्य भाग है। रेटिना से जुड़ी इस समस्या को डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। इस बीमारी की वजह से रेटिना के मुख्य हिस्से मैक्यूला में सूजन आ जाती है।
जिसे डॉक्टरी भाषा में डायबिटिक मैक्युलर एडिमा कहते हैं। इस बीमारी में डायबिटिक रेटिनोपैथी, ग्लूकोमा, डायबिटिक मैक्युलर एडिमा और मोतियाबिंद शामिल है। डायबिटिक रेटिनोपैथी के लक्षणों की बात करें तो आंखों के सामने काले धब्बे दिखना, धुंधला दिखना, डबल इमेज दिखना, आंखों में दर्द होना, रंगों को पहचानने में परेशानी होना इसके अहम लक्षण हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि डायबिटिक रेटिनोपैथी के शुरुआती चरण में कोई लक्षण नहीं दिखते। भारत में आंखों के अस्पताल में जाने वाले डायबिटीज के मरीजों में करीब 45% मरीज इस बीमारी का पता चलने से पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो चुके होते हैं। डायबिटिक रेटिनोपैथी के जोखिम को कम करने के लिए सबसे कारगर उपाय है कि डायबिटीज की एबीसी को कंट्रोल में रखा जाए। यहाँ ए का मतलब A1C यानी हीमोग्लोबिन प्रोटीन, बी का मतलब ब्लड प्रेशर और सी का मतलब कोलेस्ट्रॉल से है। वहीं डायबिटिक रेटिनोपैथी का इलाज संभव है। समय रहते लेजर ट्रीटमेंट और विट्रोरेटिनल आई सर्जरी के जरिए इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। फिलहाल तो डायबिटीज को लेकर गंभीर रहने की जरूरत है, क्योंकि शुगर के मरीजों में आंख की रोशनी के जाने की आशंका दूसरों के मुकाबले 25% ज्यादा होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। एनएसई की इंडेक्स प्रोवाइडर कंपनी एनएसई इंडेक्सेस ने इंडेक्स गठन के नियमों में बदलाव किया है और अब निफ्टी इंडेक्स वाली कंपनियों के डीमर्जर की स्थिति में नई कंपनी तुरंत इंडेक्स से बाहर नहीं होगी। खबर पर ज्यादा डिटेल समझते हैं जी मीडिया संवाददाता ब्रजेश कुमार से। बिल्कुल, एनएसई इंडाइसेस ने जो नया नियम लाया है उसमें सबसे मोटी बात यही है कि डीमर्जर के बाद भी कंपनी इंडेक्स के अंदर बनी रहेगी। साथ ही जो नई कंपनी होगी डीमर्जर के बाद, डीमर्जर से निकली हुई, वो भी एक्सचेंज पर 3 दिन तक रहेगी। अगर इन 3 दिन में से 2 दिन अगर वो जो बैंड है उस बैंड को हिट करती है, चाहे लोअर हो चाहे अपर हो, तो 3 दिन तक और इंडेक्स में रहेगी। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से हट जाएगी। ये नियम जो है वो 30 अप्रैल के बाद जो भी कंपनियां जिनका डीमर्जर मंजूर हो रहा है उन पर लागू होगा। अब इसके असर को समझते हैं। अभी जो मौजूदा नियम है वो ये कहता है कि अगर कंपनी डीमर्जर के लिए अगर शेयर होल्डर्स मंजूरी दे देते हैं तो उसके बाद कंपनी इंडेक्स से हट जाती है। अब अगर देखें तो इसका सबसे बड़ा फायदा किसको हो सकता है? उदाहरण के लिए ले लें कि जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज है, अगर वो अपने किसी कारोबार का डीमर्जर करना चाहती थी तो अगर पुराने नियम होते तो रिलायंस को इंडेक्स से बाहर जाना पड़ता और रिलायंस के मुकाबले में इंडेक्स में उस साइज की दूसरी किसी कंपनी को ला पाना एक बड़ा कठिन काम होता। अब इसका असर क्या होता? अक्सर इसमें ये होता है कि मर्जर या डीमर्जर की स्थिति में कि बहुत बार जो बहुत सारे पैसिव फंड हैं या ETF वाले फंड हैं वो इंडेक्स को फॉलो करते हैं और इंडेक्स में अगर किसी भी तरह का बदलाव होता है तो उनको उसी आधार पर बड़े पैमाने पर कई बार बेचने पड़ते हैं और कई बार वापस जब इंडेक्स में अगर एंट्री होती है तो उनको खरीदना पड़ता है। तो इससे एक बड़ी उछल पुछल की स्थिति जो है वो पैदा होती थी। तो इन सारी स्थितियों को दूर करने के लिए एनएसई इंडाइसेस ने ये नया नियम लाया है जो 30 अप्रैल के बाद से मर्जर की मंजूरी वाली कंपनियों पर लागू होगा। यूएस में हाउ टू बाय गोल्ड सबसे ज्यादा सर्च हुआ है। क्यों गूगल पर सर्च गोल्डमय हुआ है, बताने के लिए जी बिजनेस के कमोडिटी एडिटर मृत्युंजय कुमार झा से समझते हैं। बिल्कुल, देखिए बहुत ही दिलचस्प बात सामने आई है और ये बात ये है कि अप्रैल के महीने में अमेरिका में सबसे ज्यादा गूगल पे सर्च किया गया है हाउ टू बाय गोल्ड, मतलब सोना कैसे खरीदें। ये सर्च किया गया है सबसे ज्यादा। अब जहाँ तक आपका सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि गोल्ड सुर्खियों में है और गोल्ड पर सबसे ज़्यादा सर्च किया गया है, ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि आप देखिए कि पिछले कुछ महीनों में गोल्ड की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। 6 महीने में गोल्ड के दाम 20% बढ़े हैं और इंडियन मार्केट में ऑल टाइम हाई के पर गोल्ड चला गया। ग्लोबल मार्केट में भी ऑल टाइम हाई के बेहद करीब पहुंच चुका था गोल्ड का भाव। बहुत बड़ी तेज़ी आई और पिछले कुछ महीनों से लगातार गोल्ड ने अच्छा रिटर्न दिया है और जो फंडामेंटल गोल्ड के लिए सामने आए हैं वो बहुत तेज़ी के हैं। चाहे अमेरिका में आप देख लीजिए कि मंदी की बात हो या जिस तरह से यूक्रेन और रूस का युद्ध सामने आया, ये जो सारे फंडामेंटल थे वो गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव थे। और यही वजह है कि इस वक्त जो दुनिया भर के जो बड़े सेंट्रल बैंक हैं जो एक बड़ा इंडिकेशन
गोल्ड की तेजी के लिए माना जाता है। दुनिया भर के बड़े सेंट्रल बैंक इस वक्त जमकर सोना खरीद रहे हैं और बड़े पैमाने पर गोल्ड की होल्डिंग कर रहे हैं। और अब ये चर्चा दुनिया भर में तेज हो गई है कि क्या डॉलर की मोनोपोली आने वाले वक्त में खत्म होगी, और अगर डी डॉलराइजेशन होगा तो क्या इसका फायदा गोल्ड को मिलेगा। उस उम्मीद में भी गोल्ड में एक बड़ी बाइंग यहाँ पर दिख रही है। और जानकारों का एक बड़ा तबका इस बात को लेकर अभी सहमत है कि आने वाले वक्त में जो गोल्ड के फंडामेंटल हैं वो मजबूत हैं। मजबूत इसलिए हैं क्योंकि अमेरिका में मंदी की बात हो रही है और अब वक्त के साथ अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी भी रुक सकती है। इस बात की चर्चा भी तेज हो रही है। तो ब्याज दरों में बढ़ोतरी का रुकना, डॉलर का कमजोर होना, मंदी की बात का होना, ये सारे फैक्टर गोल्ड के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। लिहाजा गोल्ड में लगातार लोग पैसे लगा रहे हैं। और चूंकि दुनिया भर में शेयर बाजार की आर्थिक स्थिति भी बेहतर नहीं है इस वक्त, तो उसके बाद चूंकि जब शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं करता है तो उसका फायदा गोल्ड को मिलता है। तो ये भी एक फैक्टर है। तो लिहाजा दुनिया भर में जो निवेशक हैं वो गोल्ड में अपना एक्सपोजर इस वक्त बढ़ा रहे हैं। और इसीलिए अमेरिका में इस बात को लेकर बहुत चर्चा हो रही है कि गोल्ड कैसे खरीदा जाए, किस फॉर्म में गोल्ड को लिया जाए। और इसीलिए गूगल पर सबसे ज्यादा सर्च किया गया है हाउ टू बाय गोल्ड यूएस में। मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ दूसरे दिन 87% से ज्यादा भर चुका है। इसका प्राइस बैंड 1026 से 1080 रुपए प्रति शेयर है। जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने इस आईपीओ में लंबी अवधि के लिए पैसे लगाने की सलाह दी है। ज्यादातर प्रोडक्ट इस कंपनी के जो हैं वो लीडरशिप पोजीशन में है। अपने मार्केट में नंबर 1 नंबर 2 पोजीशन होल्ड करते हैं। यानी कि जिस कारोबार में जिस प्रोडक्ट में ये उतरते हैं उसमें वो पूरा का पूरा अपना लीडरशिप बना कर रखते हैं। और घरेलू फार्मा का मार्केट में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है। बहुत स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, ब्रांड बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो साइज भी है। तो लीडरशिप दोनों तरफ से है, प्रोडक्ट्स की भी है और साथ ही साथ इनकी मार्केट की भी है। प्रोमोटर्स का ट्रैक रिकॉर्ड जबरदस्त है और बड़ा सरप्राइजिंग है कि जो प्रोमोटर्स कल हमने बात भी की थी कि उन्होंने स्कूल ड्रॉप आउट है, कॉलेज ड्रॉप आउट है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस लेवल की कंपनी बनाई। तो वो पैशन बताता है प्रोमोटर्स का। डेट फ्री कंपनी है, कैश रिच कंपनी है, नेट डेट 0 है। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ लगातार है पुरानी फाइनेंशियल्स में। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे ना तो आपको कुछ भी नेगेटिव नहीं मिलेगा कंपनी में। ब्रॉडली ज़्यादातर पॉइंट पर टिक मार्क करेंगे, सब अच्छा। नेगेटिव एक ही चीज़ है जो सबसे बड़ी वैल्यूएशंस महंगा दे रहे हैं 100%। अच्छा, आईपीओ के लिहाज से थोड़ा सस्ता देना चाहिए। सो आई थिंक अगर आप अप्लाई करिए, रखिए पोर्टफोलियो में, लिस्टिंग पर पैसा बन जाए वेल एंड गुड, नहीं बना तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से रखिए। आइए अब आज के बाजार का हाल बताएं। उतार चढ़ाव के बीच आज बाजार बढ़त के साथ बंद हुए। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 170 अंक चढ़कर 60,000 के पार हुआ बंद। निफ्टी 44 अंक उछला और 17,814 के स्तर पर क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी 151 अंक चढ़कर 42,830 के स्तर पर बंद हुआ। मार्केट में सबसे ज्यादा एक्शन कहां आज देखा, समझते हैं हमारी सहयोगी नुपुर जैन से। कमजोर ग्लोबल संकेतों के बाद एक जो शुरुआत हुई थी हमारे बाजार में वो थोड़ी सी सुस्त थी, लेकिन आखिरी के घंटे में एक अच्छी रिकवरी नजर आई और निफ्टी का जो लेवल था 17,800 के यहाँ पर होल्ड करता हुआ नजर आया। एक्सपायरी के एक दिन पहले एक अच्छी रिकवरी आखिरी के घंटे में आज के दिन नजर आई थी। सेक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे रियल्टी और कैपिटल गुड्स से सपोर्ट दिखा था और गिरने वाले में आज थे मेटल और ऑयल एंड गैस, जहाँ से आज बिकवाली नजर आ रही थी। लेकिन गेनर्स और लूजर्स की लिस्ट काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज पूरे दिन रहा, चाहे वो खबरों के दम पे हो या फिर रिजल्ट्स रिएक्शन आज देखने मिले थे आज के ट्रेडिंग सेशन में। निफ्टी की बात करें तो पावर ग्रिड, टाटा कंज्यूमर, नेस्ले और इंडसइंड बैंक के कुछ काउंटर्स थे जहां पे आज खरीदारी नजर आ रही थी। 1.5 से 2% की तेजी इन स्टॉक्स में आज के दिन नजर आई। लूजर्स में हिंडाल्को, बजाज ऑटो, बजाज फिंसर्व और एनटीपीसी के कुछ काउंटर्स थे जो कमजोरी की तरफ ट्रेड करते हुए आज के दिन दिखे थे। लेकिन आज सबसे ऊपर अगर सबसे ज्यादा बात करने वाले स्टॉक ग्रुप देखे तो वहाँ पे गुजरात के पीएसयू थे, जहाँ पे जो गुजरात से जो खबर निकल कर आई थी डिविडेंड और स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी हुई, वहाँ उसके बाद हमने देखा जीएनएफसी, गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर, अल्कलीज, गुजरात इंडस्ट्रीज, गुजरात मिनरल और जेएसपीएल में करीबन 8 से 20% का बड़ा मूव आज के ट्रेडिंग सेशन में नजर आया। इसके अलावा होटल्स के भी कुछ काउंटर्स थे जहाँ पे हो रही थी अच्छी खासी खरीदारी। ओरिएंटल होटल्स, लेमन ट्री, कामत होटल और ताज जीवीके जैसे कुछ काउंटर्स थे जो आज बजिंग थे। इसके अलावा ब्रॉडर मार्केट की
की भी बात करें तो वहाँ पे भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी ज़्यादा था। हालांकि इंडिसेस पे आपको असीमित दायरे का ट्रेड नजर आया, लेकिन गेनर्स के लिस्ट में देखें तो सैक्सॉफ्ट लिमिटेड, MMTC, महिंद्रा CIL, KPIT टेक्नोलॉजी यहाँ पे बड़े मूव्स आते दिखे आज के ट्रेडिंग सेशन में। और लूजर्स की लिस्ट देखें तो MCX, जो खबरें निकल के आई थी CTO के रेजिग्नेशन की, उसके बाद बड़ा कट स्टॉक पे दिखा। इप्का लैब्स कल की जो गिरावट थी वो आज भी बनी रही। आवास फाइनेंशियल और रैलिस इंडिया में भी देखें तो 4 से 5% का कट आज के दिन नजर आया। तो एक्सपायरी के पहले, मंथली एक्सपायरी के पहले आज के दिन आखिरी के कुछ मिनटों में, आखिरी के घंटों में हमने देखा कि एक अच्छी रिकवरी मार्केट में नजर आई और 17,800 का लेवल आज निफ्टी होल्ड कर पाया। गुजरात सरकार ने राज्य की सरकारी कंपनियों के लिए डिविडेंड और बायबैक के नए नियमों की घोषणा की है। किन शेयरों पर होगा इसका असर और क्या होगा फायदा, समझते हैं हमारे सहयोगी अरमान नाहर से। देखिए, गुजरात सरकार की तरफ से आपको एक एडवाइजरी आता हुआ दिखा है। उसमें जो भी गुजरात की लिस्टेड कंपनियां हैं, गुजरात सरकार की जो लिस्टेड कंपनियां हैं, वहां पर उनके लिए उन्होंने डिविडेंड मान लीजिए, बायबैक ले लीजिए, स्प्लिट ले लीजिए, बोनस ले लीजिए, उसके लिए उन्होंने नॉर्म्स जारी करे हैं। अब सबसे पहले अगर आप बात करें तो डिविडेंड के लिए उन्होंने क्या नॉर्म दिए हैं? डिविडेंड के लिए उन्होंने नॉर्म ये दिए हैं कि कंपनी का मुनाफे का 30% और नेट वर्थ का 5% जो भी ज्यादा हो कंपनी को उसका जो है डिविडेंड डिक्लेयर करना पड़ेगा। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेशन करके देखें तो ये सारी लिस्टेड कंपनियां, जो लगभग 7 लिस्टेड कंपनियां हैं गुजरात सरकार की, GNFC जिसमें 24 रुपए प्रति शेयर का डिविडेंड ड्यू हो जाता है, गुजरात अल्कलीज यहाँ पे 31 रुपए, GSFC 12 रुपए, GSPL 11 रुपए और दूसरी जो कंपनियां हैं वहां पर आपको 8 और 5 रुपए के हिसाब से अगर हो जाता है। पर यील्ड के हिसाब से देखें कि जो जितना बकाया डिविडेंड है और मौजूदा मार्केट प्राइस के हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा GIPACL में लगभग 9% का आ जाता है, GSFC में भी 9% का, गुजरात अल्कलीज की बात करें तो वो 5% का हो जाता है और GNFC की बात करें और बाकी अगर दूसरे स्टॉक की बात करें तो वहां पर भी 3 से 4% की आपको वहां पर जो है परसेंटेज आता हुआ दिखता है। अब अगर बायबैक की कैलकुलेशन देखें, बायबैक के लिए उन्होंने जो गाइड करा है वो ये करा है कि अगर आपकी जो नेटवर्थ है वो 2000 करोड़ है और उसी के साथ साथ अगर आपके बुक्स में जो कैश और बैंक बैलेंस है वो 1000 करोड़ से ज्यादा है तो उस कंपनी को बायबैक करना पड़ेगा। उस हिसाब से वो पैरामीटर अगर आप लगाकर देखें, क्योंकि 30 सितंबर 2022 को जो बैलेंस शीट आई थी उस हिसाब से अगर आप देखें तो GNFC एक ऐसा स्टॉक बन जाता है जो इस बायबैक की कैटेगरी में शॉर्टलिस्ट होता हुआ दिखता है, क्योंकि उनकी नेटवर्थ तो 8500 करोड़ है और नेटवर्थ अब दूसरी स्टॉक्स भी हैं उनकी भी 2000 करोड़ से ज्यादा है, पर उनकी बुक्स में जो कैश है वो 1360 करोड़ या 1370 करोड़ के आसपास का है, जो कि उस क्राइटेरिया को मीट करता है जो 1000 करोड़ का है। और अगर आप यूं देखें तो वहां पर GSPL भी आ जाता है, पर अब GSPL में 950 करोड़ के आसपास का कैश है तो इसीलिए वो 1000 करोड़ का क्राइटेरिया थोड़ा डाइसी हो जाता है। उसी के साथ साथ अगर आप एक GSFC एक ऐसा स्टॉक है जहां पर ये जो गुजरात की ये जो लिस्टेड पब्लिक सरकार की जो कंपनियां हैं वहां पर 4 कंपनियों में GSFC की हिस्सेदारी है। गुजरात गैस में लगभग 7% की हिस्सेदारी है, GNFC में लगभग 20%, GIPACL में लगभग 15% और गुजरात अल्कलीज में लगभग 2.3% के आसपास की हिस्सेदारी है। और इन हिस्सेदारी को अगर आप पर शेयर वैल्यू करें अगर तो वो लगभग 106 रुपए का हो जाता है। तो उस हिसाब से भी यहाँ पर आपको GSFC में भी अच्छा खासा जो है मोमेंटम दिखता हुआ मिल सकता है। और उसी के साथ साथ क्योंकि स्प्लिट के लिए जो उन्होंने नॉर्म्स दिए हैं, स्प्लिट के लिए उन्होंने नॉर्म्स ये कहा है कि अगर आपकी जो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू जो अगर आप जो वैल्यू है उसकी अगर आप देखें जो आपकी वैल्यू का 50 गुना अगर ये मार्केट वैल्यू या फिर बुक वैल्यू हो जाता है तो आपको स्प्लिट लाना पड़ेगा, मतलब शेयर का विभाजन करना पड़ेगा। हालांकि वैल्यू का क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो अगर वो फेस वैल्यू जो है मान लिया जाए तो उस हिसाब से अगर आप बात करें तो GNFC, GSFC, GMDC, गुजरात अल्कलीज, गुजरात गैस ऐसी कंपनियां हो जाती हैं जिनको हो सकता है स्प्लिट भी लाना पड़े, पर इस पर अभी क्लैरिफिकेशन और इंटरेस्टिंग जो आना बाकी है। ओवरऑल अगर आप देखें तो डिविडेंड के हिसाब से और बायबैक के हिसाब से, दोनों के हिसाब से GNFC ऐसा स्टॉक बन जाता है जो दोनों लिस्ट में अगर आपको दिखेंगे शॉर्टलिस्ट होता हुआ दिख रहा है। MG मोटर इंडिया ने अपनी इलेक्ट्रिक कार कॉमेट लॉन्च कर दी है। इसकी शुरुआती कीमत 7,98,000 रुपए से शुरू है। कंपनी ने इस कार की बुकिंग 15 मई से शुरू करने का ऐलान किया। मई से ही इस नई और दमदार इलेक्ट्रिक व्हीकल की डिलीवरी भी शुरू हो जाएगी। ईवी में फुल चार्ज में 230 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। कंपनी का दावा है कि यह कार 519 रुपए में 1000 किलोमीटर चलेगी। कंपनी ने इस कार को 5 कलर ऑप्शंस में उतारा है।